रहस्यमय यात्रा पार्ट 9। मुंबई सॉफ्टवेयर कार्यालय प्रातः 11 बजे। गीतांजलि। रमेश आप बोलिए, मैं टाइप करती हूँ। बहुत दिनों से हिंदी में टाइप नहीं किया है, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। रमेश, लेकिन आप तो प्रोग्रामर हैं, मैं टाइप कर देता हूँ, बाद में आप उसे अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर दीजिएगा। गीतांजलि, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री भी हूँ, आप बोलिए, कुछ मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। रमेश, तो पहले प्रश्न लिखिए, उपासना क्या है? गीतांजलि टाइप करना प्रारंभ करती है। रमेश, उत्तर है, उपासना का तात्पर्य है उपधन आसन, अर्थात छोटा आसन, दूसरे शब्दों में आसन के पास का आसन, और गहराई में जाए तो उसके पास आसन लगाना उपासना है। अब प्रश्न उठता है कि किसके पास आसन और क्यों? उत्तर है कि जिसको भी प्राप्त करने की इच्छा हो उसके पास आसन लगाना उपासना है, यानी जिसे प्राप्त करना हो उसके पास बैठना ही उपासना है। प्रश्न है, इस बारे में वेद क्या कहते हैं? तो उत्तर है कि उस आदि शक्ति परम ब्रह्म अर्थात आपके इष्ट के पास बैठना ही उपासना है। तो यह है उपासना का सही अर्थ। दोस्तों, जब आप मन, कर्म और वचन से अपने इष्ट के पास बैठेंगे तो आप उपासना कर रहे होंगे। गीतांजलि, वाह रमेश जी, एक शब्द को कितना फैला दिया। रमेश हंस देता है। गीतांजलि टाइप किए गए टेक्स्ट को प्रोग्राम में इंसर्ट कर देती है। गीतांजलि, चलो तिलक सर को चलकर दिखाते हैं। रमेश और गीतांजलि तिलक के कमरे में जाते हैं। तिलक, आओ बताओ कैसा काम चल रहा है। गीतांजलि लैपटॉप तिलक के सामने रख देती है। तिलक फ्रंट पेज पर बने पहले आइकन पर क्लिक करता है तो अभी अभी लिखा हुआ वक्तव्य सामने आ जाता है। तिलक उसे पढ़ता है। तिलक, ठीक है, एक शब्द को तुमने गहराई से समझाने का प्रयास किया है। लॉन्चिंग के पहले इस ऐप में हमें लगभग 150 ब्लॉग जोड़ने होंगे, लेकिन कुछ बड़े, और हाँ, सभी ब्लॉग्स की प्रामाणिकता होनी चाहिए। यदि कोई उसकी प्रामाणिकता मांगे तो हम दे सकें। रमेश, जी बिल्कुल सर, मेरा कोई भी लेख ऐसा नहीं होगा जिसमें कंपनी जवाब ना दे सके। काम करते करते रमेश को एक दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। दरअसल उसे अपनी पसंद का काम मिल गया था जिसमें उसे आनंद आ रहा था। तिलक ने आज के लिए कुछ सोच कर रखा था। ठीक 5:15 पर तिलक ने गीतांजलि को बुलाया। तिलक, गीतांजलि, एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसे आज ही बनाकर मिस्टर ठाकरे को भेजना है। तुम और 2-3 लोगों को एक साथ काम में लगा दो। प्रोग्राम अलग अलग हिस्सों में है तो सभी मिलकर कर सकते हैं। और हाँ, रमेश को भी रोक लेना जब तक तुम लोग अपना काम पूरा करो। गीतांजलि घड़ी की ओर देखती है तो तिलक उसे अनदेखा करके अपने काम में लग जाता है। गीतांजलि संकोच में कुछ न बोल पाने के कारण कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर गीतांजलि, तिलक सर ने एक काम दिया है, उसे आज ही करके देना है। सुमन, विकास और रमेश, तुम लोग मेरे साथ रुक रहे हो। सुमन, लेकिन गीतांजलि मैम, 6 बजे तक क्या ये काम हो जाएगा? गीतांजलि, लगता तो नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलो, मैं इस प्रोजेक्ट को सर्वर पर डाल देती हूँ। अपने अपने केबिन के हिसाब से सब अपनी अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, बाद में हम उसे मर्ज कर देंगे। रमेश, गीतांजलि जी, प्रोग्रामिंग और मैं? गीतांजलि, रमेश, पता नहीं क्यों तुमको सर ने रुकने कहा है। तुम बैठो, देखते हैं, शायद सर कुछ काम दे। इतने में तिलक अपने कमरे से बाहर निकलता है। रमेश आध्यात्म प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के दिन के लिए कुछ 3-4 पेज का आधुनिक युग में आध्यात्म और हमारे वेद पुराण पर एक मैटर बना दो जिसे प्रिंट कराया जा सके। इसे भी आज ही मिस्टर ठाकरे ने मंगाया है। शायद प्रमोटर्स के साथ उनकी सुबह सुबह ही मीटिंग हुई है। रमेश, जी सर, मैं अभी घर में फ़ोन कर देता हूँ कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। रमेश समझ गया था कि ये काम आधे घंटे में होने वाला नहीं है, इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगने वाला है।
फिर भी कार्यालय के हिसाब से 7 या 7:30 बजना कोई ज़्यादा देर नहीं है। तिलक धीरे से घड़ी की ओर देखता है तो 5:30 बज गए थे। तिलक अपने कमरे की ओर मुड़ते मुड़ते फिर से वापस सभी लोगों के सामने आ जाता है। गीतांजलि, कौन कौन रुकने वाला है इस काम को पूरा करने के लिए? गीतांजलि, सर मैं, सुमन, विकास और रमेश। तिलक, गुड। तिलक अपने कमरे में चला जाता है। सभी अपनी पूरी मेहनत लगाकर काम में लग जाते हैं। साफ देखा जा सकता था कि सभी जल्द से जल्द काम को खत्म करना चाहते हैं। रमेश भी लोगों की मंशा को समझ रहा था, लेकिन उसके कारण को नहीं समझ पा रहा था। रमेश, गीतांजलि जी एक बात पूछूं? गीतांजलि, हाँ, लेकिन यदि उसमें टाइम वेस्ट ना हो तो। रमेश, ऐसा क्या है कि सभी 5:30 या 6 बजे तक ऑफिस से चले जाना चाहते हैं? रमेश ने देखा कि बाकी का स्टाफ ऑफिस से निकलने लगा है। गीतांजलि कुछ असहज होते हुए बोली, कुछ खास नहीं रमेश, लेकिन सभी को घर जल्दी जाने की इच्छा तो रहती ही है ना। रमेश, हाँ वो तो है, लेकिन कल भी आकाश कुछ बताते बताते रह गया था। गीतांजलि, कब? आकाश ने क्या बताया? गीतांजलि के हाथ कंप्यूटर पर काम करते करते रुक गए। कल शाम को जब तिलक सर और मैं जाने वाले थे, लगभग 6 बजे, रमेश ने गीतांजलि की आंखों में डर का अनुभव किया। गीतांजलि, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन कभी 6 बजे के बाद कोई इस ऑफिस में रुका नहीं। गीतांजलि का स्वर गंभीर होता जा रहा था कि उसने अचानक अपने स्वर को संभाला। इसी कारण सभी जल्दी जाना चाहते हैं। तुम अपने काम को जल्दी करो, नहीं तो देर रात तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। रमेश, हाँ हाँ, मैं भी जल्दी ही काम पूरा करता हूँ, लेकिन पहले जरा घर में फ़ोन करके तो बता दूँ। रमेश ने मोबाइल से घर में भाभी को फ़ोन लगाकर बताया कि आज उसे थोड़ी देर हो जाएगी और फिर काम में लग गया। 6 बज चुके थे। तीनों बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। विकास, गीतांजलि मैम नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। सुमन, मैम मुझे तो लगता है कि 1.5 घंटे और लग जाएंगे। आप सर से बात कीजिए ना कि कल सुबह जल्दी आकर काम कर देंगे, प्लीज। गीतांजलि, ठीक है, एक बार कोशिश करती हूँ। गीतांजलि उठकर तिलक के कमरे में जाती है। गीतांजलि, सर स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम है रुकने में, वो कह रहे हैं कि सुबह जल्दी आकर काम कर देंगे। तिलक, क्या प्रॉब्लम है? रोज तो सभी बिल्कुल समय पर चले जाते हैं, एक दिन 1-1.5 घंटे रुककर काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गीतांजलि, लेकिन सर। तिलक, जिसको प्रॉब्लम हो उसे मेरे पास भेजो, मैं पूछता हूँ कि क्या परेशानी है। गीतांजलि बाहर चली जाती है। सुमन, सर बोल रहे हैं जिसे परेशानी हो तो उनके पास जाकर बताए कि क्या परेशानी है। सुमन, फिर रहने दीजिए, हम काम कर लेते हैं। सुमन चिंतित होकर अपने काम में लग जाती है। 6:55 हो गया था। खिड़की के कांच से बाहर सूर्यास्त होने के कारण हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। समय बीतता जा रहा था। बाहर बैठा आकाश अंदर आता है। आकाश, गीतांजलि मैम आज ऑफिस बंद नहीं करना है क्या? 7 बज रहे हैं। गीतांजलि, अभी कुछ देर का काम और बाकी है आकाश। आकाश, फिर मैं जा रहा हूँ, ये रही चाबी, आप लोग किसी से बंद करा लीजिएगा। गीतांजलि, आकाश, ये क्या बदतमीजी है? तुमको जाना है तो जाकर पहले तिलक सर से बात करो। आकाश शांत हो जाता है। सॉरी मैम, मैं थोड़ा डर गया था। ठीक है, आप जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी ऑफिस बंद हो सके। आकाश वहीं दरवाजे के पास रखे हुए स्टूल पर बैठ जाता है। 7:10 हो चुके थे। जैसे जैसे बाहर अंधेरा हो रहा था, सभी के चेहरों में डर भी बढ़ने लगा था। रमेश, मैम ये लेख पूरा हो गया है। गीतांजलि, तुम तिलक सर को दे आओ, मेरा अभी थोड़ा और काम बचा हुआ है। गीतांजलि ने पुनः घड़ी देखी और जैसे कि डर को हटाने के लिए हल्का सा सिर को झटका और वापस से काम में लग गई। ऑफिस में अजीब सी शांति हो चली थी। वैसे शांति नहीं,
इस पर वीरान शब्द ज्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा था। दीवार पर लगी घड़ी के चलने की आवाज के साथ कंप्यूटर कीबोर्ड पर चलने वाली उंगलियों की आवाज ही पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। अचानक कड़कड़ कड़कड़ की तेज आवाज से सारा ऑफिस गूंज उठता है। गीतांजलि, विशाल और सुमन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सभी के हाथ कीबोर्ड पर ही रुक जाते हैं और ऑफिस के पीछे की ओर सभी की गर्दनें घूम जाती हैं। आकाश स्टूल से उठकर जैसे कि दरवाजे की ओर भागने ही वाला था कि तिलक कमरे से बाहर आ जाता है। तिलक, क्या हुआ? ये क्या आवाज थी? सभी डर के कारण कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। तभी रमेश ने उठकर कहा, कुछ नहीं सर, वो पीछे लगा हुआ वॉल फैन अपने कवर से टकराया और बंद हो गया। शायद उसका कवर ढीला होने के कारण खुल गया होगा। तिलक पीछे की ओर जाता है जहां पंखा लगा था। उसके पीछे पीछे रमेश भी चला जाता है। तिलक, रमेश ठीक कह रहा है, ये पंखा ही अपने कवर से टकराकर बंद हो गया है। वैसे जब यहाँ कोई नहीं था तो चलता हुआ इसको क्यों छोड़ दिया? आकाश, तुमको ध्यान रखना चाहिए। आकाश, जो भागने के लिए दरवाजा पकड़े खड़ा ही था, अचानक होश में आता है। जी सर, सॉरी सर, अब ध्यान रखूंगा। तिलक, तुम लोगों के चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोग इससे कुछ ज्यादा ही डर गए हो। ऑफिस के पीछे की ओर जहां तिलक और रमेश खड़े थे, रमेश को अचानक ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि उस रात वीरान जंगल में हुआ था जब क्रिया चल रही थी। रमेश ने मन में ही सोचा, ये कुछ अलग ऊर्जा का अनुभव क्यों हो रहा है, जैसे उस रात जंगल में हुआ था। रमेश को लगा जैसे कि उसके पीछे से किसी ने उसे छुआ और झटके से दूर हो गया। रमेश ने तुरंत पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तिलक ने इस पल को भांप लिया। तिलक, क्या हुआ रमेश? रमेश, कुछ नहीं सर, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ। शायद हवा का झोंका होगा या मेरा भ्रम। अब गीतांजलि से नहीं रहा गया। गीतांजलि, सर अब इतना काम हो गया है कि सुबह 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। प्लीज, अब लेट हो रहा है। तिलक अब और भी किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। ठीक है, आप लोग जाइए। तिलक की बात सुनते ही गीतांजलि, सुमन और विकास ने जल्दी से अपने सिस्टम बंद किए, अपने बैग उठाए और दरवाजे से बाहर निकल गए। आकाश, सर ऑफिस बंद कर दें? तिलक, चाबी हमें दे दो, हम नीचे सिक्योरिटी गार्ड को दे देंगे, तुम जाओ। आकाश, लेकिन सर आप क्यों रुकेंगे? मैंने कल भी आपसे कहा था कि यहाँ कोई रात में नहीं रुकता है। इसी तरह कुछ ना कुछ यहाँ होने लगता है। तिलक, किस तरह? आकाश, जैसे अभी ये पंखा टूट गया। तिलक रमेश की ओर देखता है तो रमेश भी आश्चर्य से आकाश की ओर ही देख रहा था। तिलक, आकाश तुम बाहर प्रतीक्षा करो, हम कुछ काम निपटा कर आते हैं। आकाश दरवाजे से बाहर चला जाता है। तिलक जानबूझकर, रमेश तुमने क्या लिखा है उसे देख लेते हैं, जिससे आज कम से कम तुम्हारे लेख को तो भेजा ही जा सके। रमेश अपनी टेबल की ओर इशारा करता है। तिलक और रमेश वहां जाकर बैठ जाते हैं। तिलक आराम से लेख को पढ़ना प्रारंभ करता है। उस लेख को पढ़ना तिलक के लिए केवल समय निकालने का एक तरीका था। वह चाहता था कि कुछ और अंधेरा बढ़े, जिससे इस तरह के रहस्य पूरी तरह से सामने आ सके। ऑफिस में शांति बढ़ती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। पीछे की ओर लगी ट्यूबलाइट अचानक से बार बार बुझना और जलना शुरू हो जाती है। रमेश पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तिलक जान कर भी अनजान बना लेख पढ़ने में लगा रहता है। तिलक, रमेश पीछे जाकर देखना, शायद ट्यूबलाइट खराब हो गई है, उसे बंद कर दो। रमेश उठकर पीछे की ओर चला जाता है। जहां पहुंचते ही रमेश को फिर से ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। रमेश अपने अगल बगल देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। रमेश मन ही मन में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा। अचानक रमेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो।
लेकिन एक झटके से ही दूर हो गया। रमेश वहीं खड़ा होकर स्थिति को समझने की कोशिश करता है। तिलक पीछे पलटकर देखता है तो रमेश अकेले खड़ा हुआ आसपास देखता हुआ दिखाई देता है। तिलक मन में ही, लगता है रमेश को कुछ अनुभव हो रहा है। मुझे अपनी योग शक्ति से ऊर्जा को अनुभव करना होगा। तिलक कुर्सी में बैठे बैठे ही कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करता है और फिर आंखें खोलता है तो रमेश के चारों ओर उसका आभा चक्र दिखाई देता है। साधारणतः सामान्य मनुष्य का आभा चक्र चारों ओर 2.5 मीटर तक होता है और हल्का होता है, लेकिन रमेश का आभा चक्र लगभग 3.5 मीटर से 4 मीटर का दिखाई दे रहा था। साथ ही आभा चक्र के रूप में उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अधिक प्रकाशवान दिखाई दे रही थी। तिलक, ओह, तो इसकी स्पष्टवादिता और निश्चल व्यक्तित्व इसके ऑरा को ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रकाशवान बना रहे हैं। रमेश के ऑरा से दूर एक काली मानव आकृति उसके ऑरा की ओर बढ़ती है। बामुश्किल रमेश के ऑरा की ऊर्जा में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही रमेश के शरीर से स्पर्श करती है पुनः झटके से दूर हो चल जाती है। तिलक, ये काली ऊर्जा रमेश को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास कर रही है। रात के समय का ये स्थान मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रमेश के कानों तक ये संदेश किसी से प्राप्त होता है। रमेश, कौन है यहाँ? तिलक समझ जाता है कि रमेश को कुछ संदेश दिया गया है और रमेश अभी अपनी ऊर्जा की शक्ति को नहीं जानता है। शायद उसे भी डर सताने लगा है। तिलक अपना ध्यान समाप्त करता है। तिलक, रमेश क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? रमेश, सर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है और किसी ने मुझसे कुछ कहा। तिलक, क्या कहा? रमेश कुछ सोचकर, नहीं कुछ नहीं सर, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो। रमेश ट्यूबलाइट का स्विच बंद कर देता है और तेज कदमों के साथ वापस तिलक के पास आकर बैठ जाता है। तिलक पीछे की ओर तिरछी नजर से देखता है जहाँ वह काली आकृति कुछ विचलित और अनिष्ट करने को आतुर दिखती है। तिलक ध्यान देता है तो कुछ समय में ही उस काली ऊर्जा का आकार थोड़ा और बढ़ गया था। शायद जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे वह ऊर्जा शक्तिशाली होती जा रही थी। तिलक, ठीक है रमेश, इसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता लग रही है, इसलिए अब इसे सुबह ही देखते हैं। रमेश, जैसे आपकी इच्छा। तिलक और रमेश ऑफिस बंद करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पार्किंग में जाते समय दूर से आवाज आती है, सर। तिलक और रमेश परिसर के मुख्य द्वार की ओर देखते हैं तो आकाश आता दिखाई देता है। आकाश पास आकर बोला, सर मैं यहाँ सुरक्षा कर्मचारी के पास बैठा था, आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। तिलक, ओह, ये लो ऑफिस की चाबी। आकाश डरते हुए बोला, कुछ हुआ तो नहीं? तिलक, क्यों, क्या होना था? आकाश, नहीं, यूं ही पूछा। तिलक, नहीं कुछ नहीं हुआ। कल सुबह वो पंखा ठीक करा देना और हाँ, एक ट्यूबलाइट भी बदलवा देना। आकाश, ट्यूबलाइट भी गई? तिलक, इसका क्या मतलब है, ट्यूबलाइट भी गई? आकाश, सर जब कभी भी इतनी देर तक, हालांकि इतनी देर तक कभी कोई रुका नहीं, लेकिन यदि 7 बजे तक भी कोई रुका है तो इस ऑफिस में ना जाने क्यों कुछ ना कुछ टूट-फूट होने लगती है और अजीब सा डर फैल जाता है। इसलिए कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकना नहीं चाहता। तिलक ऊपर की ओर सिर करके ऑफिस की खिड़की की ओर देखता है। उसके साथ ही रमेश और आकाश भी उस ओर देखते हैं। तभी अचानक से खिड़की के अंदर तेज रोशनी होती है और फिर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। आकाश, मैं जा रहा हूँ सर। रमेश, ये शायद। बीच में ही तिलक बोलता है, नाइट बल्ब जो आते वक्त हम जलाकर छोड़ आए थे वही वोल्टेज बढ़ने के कारण तेजी से जलकर फ्यूज हो गया होगा।
रमेश आकाश की ओर देखते हुए बोला, सुबह बल्ब भी बदल देना। तिलक जोर से हंसता है। आकाश चाबी लेकर तेज कदमों के साथ मुख्य द्वार की ओर चला जाता है।